हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर 9 तरलों का यांत्रिकी गुण का लेक्चर नंबर 3। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायुमंडलीय दाब तथा गेज दाब। अब वायुमंडलीय दाब क्या होता है इसे समझेंगे। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो यंत्र है उसे बैरोमीटर बोलते हैं। तो बैरोमीटर के कंसेप्ट को समझेंगे। उसके बाद जो गेज दाब होता है इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, गेज दाब क्या होता है। तो चलिए क्लास स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम लोग वायुमंडलीय दाब के बारे में समझते हैं। वायुमंडलीय दाब क्या होता है। अब देखिएगा, वायुमंडल में वायु होता है और इन वायु में छोटे छोटे कण होते हैं और ये जो कण आपका दाब आरोपित करता है इस दाब को बोला जाता है वायुमंडलीय दाब। मतलब वायुमंडल में उपस्थित वायु के कणों के द्वारा जो दाब आरोपित किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। क्लियर? तो आइए यहां लिखते हैं स्टार पॉइंट करके। वायुमंडल में उपस्थित वायु के कणों के द्वारा आरोपित दाब को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। मतलब जो वायुमंडलीय दाब होता है वह वायुमंडल में उपस्थित कणों के द्वारा आरोपित किया जाता है। क्लियर? वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। सकते हैं यहां पर वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। क्लियर? अब आइए थोड़ा गेज दाब के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। गेज दाब क्या है? गेज दाब को समझने के लिए आपको थोड़ा लेक्चर नंबर 2 के कंसेप्ट को समझना है। तो जो स्टूडेंट आज का वीडियो देख रहे हैं वह लेक्चर नंबर 2 को पहले देख लें, ताकि वहां पे एक हमने डेरिवेशन किया था कि जब आप किसी तरल में गहराई के साथ अगर नीचे जा रहे होते हैं, मतलब जैसे जैसे आप जो आपका तरल है, तरल सतह से जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे गहराई बढ़ेगी, तो गहराई के साथ साथ आपका दाब भी बढ़ता है। और इसको कैसे निकाला था यहां पर देखिएगा। मान लीजिए यहां पर एक टैंक है और इस टैंक में कोई तरल पदार्थ रखा गया है। इस तरल पदार्थ के सतह पर जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब P0 के बराबर है। P0 क्या है? वायुमंडलीय दाब है। तथा इस तरल की जो घनत्व है वो मान लीजिए रो है। अगर इस तरल के सतह से H गहराई अगर नीचे जाया जाए, मान लीजिए इसके सबसे निचले भाग में, मान लीजिए यहां पर जो आपका टैंक है या वेसल है या कोई बर्तन बोल सकते हैं, अगर उसकी ऊंचाई H है तो तरल के सतह से जब एकदम निचले हिस्से पे आएंगे, अगर यहां की प्रेशर P है तो यहां की जो प्रेशर हमने आपको लेक्चर नंबर 2 में निकाला था वो आता है P0 प्लस रो GH के बराबर। क्लियर? तो अब हम बोल सकते हैं कि इसके निचले हिस्से पर जो दाब है वह वायुमंडलीय दाब से रो GH ज्यादा है।
है कि नहीं, अधिक दाब है। तो अगर हम लोग बोले कि सतह से कितना ज्यादा आपका सतह से कितना ज्यादा निचले भाग का दाब है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, P माइनस पी जीरो कितना हो जाएगा, रो जी एच के बराबर, क्योंकि सतह पे तो पी जीरो है ही, नीचे कितना हो गया पी जीरो प्लस रो जी एच, तो ज्यादा कितना हुआ बाबू, रो जी एच के बराबर। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा पी, तो डेल्टा पी बराबर हो गया रो जी एच, और इसी डेल्टा पी बराबर रो जी एच को हम लोग बोलते हैं गेज दाब, या सतह से जो आपका वायुमंडलीय दाब है, तरल के सतह पर जो वायुमंडलीय दाब है उससे रो जी एच अधिक दाब होता है एच गहराई पर, मतलब तरल सतह से नीचे एच गहराई पर जो अधिक दाब होता है वह रो जी एच के बराबर होता है, और इसी रो जी एच को हम लोग बोलते हैं गेज दाब। शायद समझ में आ गया होगा गेज दाब क्या है कि नहीं। ऐसे भी हम लोग गेज दाब को क्या परिभाषित कर सकते हैं कि सतह पर जो वायुमंडलीय दाब है और एच गहराई पर जो टोटल दाब है, तो टोटल दाब में से अगर वायुमंडलीय दाब को हम लोग घटा दें तो वह गेज दाब के बराबर हो जाएगा। तो गेज दाब क्या है, दबांतर है, प्रेशर डिफरेंस है। कहां का प्रेशर डिफरेंस है, तो सतह पर और जिस बिंदु पे आपको प्रेशर निकालना है उस बिंदु के प्रेशर और सतह के प्रेशर, मतलब ऐसे हिंदी में बोलेंगे कि उस बिंदु का दाब और सतह पर जो दाब है उन दोनों दाबों के दबांतर को हम लोग गेज दाब बोलते हैं। तो गेज दाब क्या है, दबांतर भी है, मतलब डेल्टा पी, और डेल्टा पी क्या है, दबांतर, दबांतर, ठीक है। तो अगर हम लोग को अगर कोई तरल पदार्थ है और उससे एच गहराई पर कोई अगर बिंदु है, उस बिंदु पर अगर हमें गेज दाब निकालना है तो क्या हो जाएगा, रो जी एच के बराबर, यानी कि जो गेज दाब है वो दबांतर है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आज का मेन टॉपिक है वो है हमारा बैरोमीटर। आज का जो मेन टॉपिक है वो हमारा है बैरोमीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बैरोमीटर क्या है, बैरोमीटर कैसे काम करता है, इन सारी चीजों को। तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए बाबू, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया। यहां पर अब हम हेडिंग लगाते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर, और ये बेसिकली जो बैरोमीटर है इसको हम लोग पारा बैरोमीटर के भी नाम से जानते हैं, पारा बैरोमीटर के भी नाम से जानते हैं। तो बैरोमीटर क्या है, बैरोमीटर यह एक यंत्र है, यह एक यंत्र है जो वायुमंडलीय दाब को मापता है। यह एक यंत्र है जो वायुमंडलीय दाब को मापता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं यह एक यंत्र है जिससे वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ऐसे भी आप लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जैसा लगे वैसा आप नोट कर लेंगे। अब देखिएगा, जो बैरोमीटर का सर्वप्रथम खोज किया उस वैज्ञानिक का नाम है इवेंगलिस्टा टोरिसेली, और ये जो वैज्ञानिक थे वह इटली के थे। तो यहां पे इसको थोड़ा सा हम लोग जीके टाइप से लिख लेते हैं। बैरोमीटर का खोज सर्वप्रथम
इटली के वैज्ञानिक इवेंगलिस्टा टॉरिसेली ने 1608 से 1647 के बीच में किया था। ठीक है, तो ये हो गई थोड़ा सा इसका इवेंगलिस्टा टॉरिसेली ने किया था। और बैरोमीटर में जिस तरल का इस्तेमाल किया उसने वह था पारा। तो इसको पारा बैरोमीटर के नाम से भी जानते हैं। पारा बैरोमीटर, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मरकरी बैरोमीटर। मरकरी बैरोमीटर, क्योंकि इसमें मरकरी भरा जाता है इसलिए मरकरी बैरोमीटर होता है। अब देखिएगा ये कैसे काम करता है मरकरी बैरोमीटर, जरा समझते हैं। मान लीजिए यहां पर एक टैंक है और इस टैंक में पारा भरा हुआ है। पारा का जो संकेत होता है वो Hg होता है। दूसरी बात, पारा का जो घनत्व होता है वह होता है 13.6 गुना 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। और पारा जो है सबसे अधिक घनत्व वाला तरल होता है। इसको भी यहां पे लिख लिया जाए। पारा सर्वाधिक घनत्व वाला तरल या द्रव्य बोल सकते हैं, द्रव्य होता है। ये हो गई थोड़ा सा पारा के बारे में जानकारियां। ठीक है, तो आइए यहां पर हमने बोला कि यहां पर एक टैंक है जिसमें पारा भरा हुआ है और दूसरी तरफ एक नली लिया जाता है और इस नली में भी पूर्ण रूप से मरकरी को भर दिया जाता है ऐसे। और इस मरकरी जैसे इसमें पूरा पूर्ण रूप से मरकरी भर जाता है तो इसके ऊपर वाले हिस्से को किसी चीज से दबा देते हैं, जैसे ऐसे। मान लीजिए ये मेरा मार्कर एक नली का काम कर रहा है, तो इसमें पूर्ण रूप से आप क्या कीजिए, मरकरी को भर दीजिए। और जैसे मरकरी भरेगा आप इसको ऐसे यहां से अंगूठा से या फिर किसी चीज से ऐसे दाब दीजिए। और दाबने के बाद इसको ऐसे यहां पे लाके उलट के रख दीजिए ऐसे। ठीक है, ऐसे उलट के आप छोड़ देंगे। मतलब इस नली को क्या करना है, लाना है और यहां पर ऐसे उलट के रख देना है। तो अब जब देखेंगे जैसे आप इसको उल्टेंगे, उलट के रखेंगे, तो थोड़ा सा जो मरकरी है वो नीचे की ओर खिसक जाता है ऐसे। और यहां पर एक निर्वात बन जाता है, यहां पर निर्वात हो जाता है। इस निर्वात को हम लोग बोलते हैं टोरिसेलियन निर्वात, ऐसे टोरिसेलियन निर्वात। ठीक है, अब देखिए यहां से पारा नीचे की ओर खिसका क्यों जा रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। आप देखेंगे इस धर से वायुमंडलीय दाब लग रहा होगा, क्योंकि ये पूरा आपका खुला भाग है तो यहां पर वायुमंडल का दाब लग रहा होगा। ठीक है, और नीचे से आपका पारा का दाब ऊपर की ओर लग रहा होगा, या ऐसे बोले कि जो तरल का दाब है वो ऊपर की ओर लग रहा होगा, ऐसे तरल का दाब ऊपर की ओर लग रहा होगा। अब देखिएगा ये पारा मान लीजिए नीचे की ओर खिसकेगा, इसका मतलब है कि ये आपका जो तरल है ऊपर की ओर बढ़ेगा। और ये तब तक बढ़ेगा, ये ऊपर की ओर तब तक बढ़ेगा जब तक कि यहां पर तरल का दाब और वायुमंडल का दाब आपस में बराबर ना हो जाए। एक बार फिर रिपीट करते हैं। यहां पर
जैसे ये आपका तरल नीचे की ओर घसका, इसलिए घसका कि इधर से आपका तरल का दाब लग रहा है और ऊपर से वायुमंडल का दाब लग रहा है। ये नीचे तब तक खिसकेगा जब तक कि यहां पर सतह पर ये नीचे से जो आपका तरल का दाब लग रहा है, ऊपर से जो वायुमंडल का दाब लग रहा है, वो दोनों आपस में बराबर ना हो जाए, है कि नहीं। मान लीजिए जैसे तरल घसकेगा नीचे की ओर, तो ये तरल ऊपर की ओर बढ़ेगा। ये काम तब तक चलेगा जब तक कि ऊपर से वायुमंडलीय दाब और नीचे से जो आपका तरल का दाब है वो आपस में बराबर ना हो जाए। क्लियर। तो मान लीजिए यहां पर आके तरल रुक गया, मतलब जो आपका पारा है वो यहां तक आके रुक गया, मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है उसको हमने h मान लिया। और इस h को आप स्केल के मदद से, मान लीजिए इस पे स्केल बना दीजिए, इस स्केल के मदद से आप आसानी से इसको माप सकते हैं, मतलब h जो है हमें पता है। दूसरी बात, इसकी जो घनत्व है, पारा का जो घनत्व है वो हमें पता है कि नहीं। अब आइए जरा सा हम लोग कंसेप्ट लगाते हैं कि कैसे इस P0 को मापा जाए। तो हमने क्या किया, 3 पॉइंट लिया, यहां पर पॉइंट A लिया, यहां पर एक पॉइंट B लिया और यहां पर एक पॉइंट C लिया। देखिएगा, मतलब इस नली के अंदर हमने 2 पॉइंट लिया A और B, और एक पॉइंट C लिया जो B के क्षैतिज रेखा में है। ठीक है, अब 3 पॉइंट हमने ले लिया। इसी नली को हम लोग यहां पे लाए हुए हैं, है कि नहीं। यही नली यहां पे आके उल्टा हुआ है, इसको फिगर में हमने बना दिया। अब यहां पे आइए, अब जरा देखिए, जो बिंदु A का घनत्व होगा वो 0 होगा, सॉरी घनत्व बोल रहे हैं, बिंदु A का जो दाब होगा वह 0 होगा। इसलिए 0 होगा क्योंकि बिंदु A निर्वात है, निर्वात में है। बिंदु A कहां है, निर्वात में है, और निर्वात की जो दाब होती है वो शून्य होती है, क्योंकि निर्वात में तो कोई कण है ही नहीं। जब कण है ही नहीं तो दाब लगाएगा कौन, इसका मतलब है निर्वात का दाब शून्य होता है कि नहीं। यानी कि जो बिंदु A है वो निर्वात में है, निर्वात का दाब शून्य हो गया, यानी कि बिंदु A का दाब शून्य हो गया। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अगर हम लोग बिंदु B का दाब निकाले तो बिंदु B का दाब क्या है, देखना, बिंदु A से बिंदु B जो है वह H गहराई में है। बिंदु B जो है बिंदु A से H गहराई में है। इसका मतलब है बिंदु B का जो दाब होगा वह बिंदु A के दाब प्लस रो जी एच के बराबर हो गया। लेक्चर नंबर 2 यही बताया था कि H गहराई में आप नीचे जाएंगे तो दाब का मान जितना सतह पर होगा आप उससे रो जी एच ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो अब यहां पर अगर हम लोग बिंदु B का घनत्व निकाले, सॉरी घनत्व कौन है, दाब, अगर बिंदु B का दाब निकाले तो A का दाब 0 और रो जी एच, यानी बिंदु B का जो दाब है वह रो जी एच के बराबर है। ठीक है, बिंदु A बिंदु B का निकल गया। अब जरा बिंदु C की घनत्व की बात करें, फिर से आई एम वेरी वेरी सॉरी, घनत्व बार बार बोल रहे हैं, दाब, दाब बिंदु C का अगर हम लोग दाब निकाले तो बिंदु C का दाब किसके बराबर होगा, P0 के बराबर होगा। P0 क्या है, तो वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब है, क्योंकि यहां पे आपका आपका यहां पे जो सतह है वो खुला है, तो यहां पे दाब जो लग रहा होगा वो क्या होगा, वायुमंडलीय दाब। तो जो C का दाब है वह आपका वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। अब जरा देखते हैं, लिखते हैं यहां पर, अब जरा देखिएगा, बिंदु C और बिंदु B वह एक ही क्षैतिज रेखा पर है। यहां पर लिखेंगे बिंदु C और बिंदु B एक ही क्षैतिज रेखा पर हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, C का दाब और B का दाब दोनों आपस में बराबर होगा, है कि नहीं। लेक्चर 2 में यही बताए थे
कि अगर क्षैतिज रेखा पर जितने भी बिंदुए होते हैं तरल के अंदर सबका दाब बराबर होता है, क्योंकि ये सभी बिंदुए समान गहराई पर होते हैं। अगर आप ऐसे एक लाइन खींचा जाए तो तरल के सतह से इस क्षैतिज रेखा पर जितने भी लाइन होंगे सभी लाइन समान गहराई में होंगे, और समान गहराई में होंगे तो सबका दाब भी समान होगा, है कि नहीं। अब देखना जो C का दाब है वह P0 के बराबर है, और P0 बराबर B का जो दाब है वह रो जी एच के बराबर है। तो इस तरह से हम लोग वायुमंडलीय दाब का एक फॉर्मूला बना लिया। कितना? तो वायुमंडलीय दाब बराबर रो जी एच के बराबर। रो जो है वो पारे का घनत्व हो जाएगा, जी जो है गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, और एच का जो मान है वो यहां पर आप रीडिंग से निकाल सकते हैं कि इसकी पाठ्यांक कितना है। इसकी जो आपका वैल्यू है वो आपको पता चल जाएगा। यहां पर स्केल बना रहता है तो एच का आप मान आसानी से निकाल सकते हैं। और यहां पर आप जी लिख सकते हैं। जी क्या है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो बी का मान यहां से उठा के रख दीजिए और सी का मान यहां से उठा के रख दीजिए। ठीक है, तो यहां से आप आसानी से वायुमंडलीय दाब को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ आया है? ठीक है, तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिए पॉज करके, बाबू पॉज करके नोट किया जाए। हो गया? चलिए अब देखिएगा, जब इस बैरोमीटर को समुद्र तल पे ले जाया जाता है तो जो एच का मान आता है वो कितना आता है? 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर के बराबर। तो एक प्रयोग से ये वैल्यू प्राप्त किया गया है। तो चलिए उसको भी लिखते हैं। लिखेंगे एक प्रयोग द्वारा समुद्र तल पर एच का मान 76 सेंटीमीटर या आपका 760 मिलीमीटर प्राप्त किया गया है। मतलब एक प्रयोग द्वारा समुद्र तल पर एच का मान 76 सेंटीमीटर या 760 सेंटीमीटर प्राप्त किया गया है या ज्ञात किया गया है। प्राप्त से बढ़िया है ज्ञात किया गया है। ठीक है, अब देखिएगा, जब समुद्र तल पर एच का जो मान है वो अगर 76 सेंटीमीटर है तो समुद्र तल पर क्या हम वायुमंडलीय दाब निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहां लिखेंगे समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब P बराबर, अगर P0 बोले वायुमंडलीय दाब को तो P0 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा रो जी एच। अब आपका रो का मान हो जाएगा 13.6 गुना 10 की पावर 3, जी का मान 9.8 और 76 सेंटीमीटर बराबर 76/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग इस पूरे मान को हल करते हैं तो आता 1.013 गुना 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ये वैल्यू आता है।
और यह कितने के बराबर माना जाता है? तो 1 ATM के बराबर। तो हम लोग आज के बाद याद रख लेंगे कि समुद्र तल पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वह 1 ATM के बराबर होता है, या फिर 1.013 गुना 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल के बराबर होता है। आज के बाद इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, एक यहां पे छोटा सा हम नोट लिख रहे हैं। क्या नोट है कि 1 ATM बराबर 76 सेंटीमीटर ऑफ HG या फिर 760 mm ऑफ HG। अब इसका मतलब समझना है कि जिस स्थान पर जो पारे की ऊंचाई है अगर 76 सेंटीमीटर दिखाए तो हमें समझ लेना है वहां पर वायुमंडलीय दाब 1 ATM के बराबर होगा। या जिस स्थान पर पारे की जो ऊंचाई है वह 760 मिलीमीटर दिखाए तो समझ लेना है उस स्थान पर वायुमंडलीय दाब 1 ATM के बराबर होगा। तो यहां पर ऐसा नहीं समझना है कि ये दाब का मात्रक है और इधर लंबाई का मात्रक है, तो इधर दाब का मात्रक लंबाई के मात्रक के बराबर कैसे हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है। आपको यह समझना है कि जिस स्थान पर जो पारे की ऊंचाई है 76 सेंटीमीटर है उस स्थान पर वायुमंडलीय दाब 1 ATM के बराबर होगा, ऐसे समझना है इसको, ठीक है। तो चलिए अब इसको नोट कीजिएगा। अब इसके बाद में हम लोग जरा ये समझ लेते हैं कि भाई टोरिसेलिस वैज्ञानिक ने बैरोमीटर में मरकरी ही क्यों लिया जब आसानी से जल उपलब्ध है। मरकरी से तो आसानी से जल उपलब्ध है, तो मरकरी ही क्यों लिया, मतलब पारा ही क्यों लिया, जल क्यों नहीं लिया, इसको भी जरा हम लोग समझ लेते हैं। कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जो टोरिसेली था वह बैरोमीटर में पारा तरल क्यों ही लिया, मतलब पारा द्रव क्यों लिया, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसको पॉज करके नोट कीजिएगा बाबू। हो गया, चलिए यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले हम लोग इस पॉइंट को जरा लिखते हैं उसके बाद समझते हैं। लिखेंगे बैरोमीटर में पारा द्रव्य या पारा तरल इसलिए लिया जाता है जिससे कि कांच की नली की लंबाई छोटी रहे। अब देखो हमने क्या बोल दिया कि बैरोमीटर में पारा तरल इसलिए लिया जाता है जिससे कि कांच की नली की लंबाई छोटी रहे। अब इसका मतलब समझिएगा, अभी हमने निकाला कि जो वायुमंडलीय दाब है वो P बराबर रो जी एच के बराबर होगा। अब मान लीजिए किसी स्थान पर हमने दो तरह के बैरोमीटर को ले गया, एक बैरोमीटर में पारा भरा हुआ है और दूसरा बैरोमीटर में हमने जल भर दिया। क्या भर दिया? जल।
ठीक है। और दोनों मान लीजिए समुद्र तल पर ही रखा गया है, दोनों को समुद्र तल पे ले गए। इसका मतलब है कि ये P0 का मान 1.013 गुना 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होगा, है कि नहीं। मान लीजिए दोनों को कहां पे रखे हैं, समुद्र तल पर, समुद्र तल पर दोनों को रखा गया है, दोनों को समुद्र तल पर रखा गया है, समुद्र तल पर। जल वाला भी समुद्र तल पर है और पारा वाला भी समुद्र तल पर है। तो जब आप यहां से H निकालते हैं तो H का क्या आ जाता है, P0 बटा रो इंटू जी, है कि नहीं। अब जब यहां पे वैल्यू फिट करते हैं तो अभी हमने बताया है कि समुद्र तल पर H का जो मान आता है वो कितना आता है, 76 सेंटीमीटर के बराबर। जब वैल्यू रखते हैं तो इतना आपका दाब आ जाता है, तो H का मान निकालेंगे तो इतना ही आएगा। इससे जब आप H निकाल के देखेंगे तो वैल्यू कितनी है, 1.01 गुना 10 की पावर 5। अब बटा, अब यहां पे जो आपको रखना पड़ेगा, इस मतलब पारा के स्थान, पारा के लिए जब आप हल कर रहे होंगे तो यहां पर जो रो है वो पारा का रो होगा, मतलब पारा का घनत्व होगा। और यहां पे आप जब लेंगे रो का मान तो जल का घनत्व 1000, और उसके बाद यहां पर जी का मान आ जाएगा 9.8। जब आप इसको हल करेंगे तो लगभग 10.1 मीटर के आसपास में आता है। अब देखिएगा यहां पर 76 सेंटीमीटर ऊंचा जा रहा है, मतलब मान लीजिए यहां पर आपका जो ऊंचाई जा रहा है वो कितना, 76 सेंटीमीटर ऊंचा जा रहा है। मतलब अगर हम 100 सेंटीमीटर का नली लेंगे तो उससे हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि यह पारा इसमें कितना ऊंचाई तक जा रहा है, 76 सेंटीमीटर तक। तो आप 100 सेंटीमीटर नली के लंबाई, 100 सेंटीमीटर वाला लंबा अगर आप नली लेते हैं तो उससे हमारा काम चल जाएगा पारा में। लेकिन जब यहां पर आप जो नली लेंगे वो कितना लेंगे, बहुत बड़ा होना चाहिए, कितना जी, तो लगभग आपका 10.1 मीटर। तो ये बहुत बड़ा आपका नली आ जाएगा। अब कल्पना कीजिए कि आपको 10 मीटर नली अगर ऊपर की ओर हो तो कितना बड़ा हो जाएगा। अब ये बड़ा नली आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में काफी आपको कठिनाई की सामना करना पड़ेगा, है कि नहीं। इसीलिए सबसे पहला तो आपको फायदा है मरकरी लेने से कि जो आपका नली है उसकी लंबाई कम हो जाएगी, मतलब छोटे नली से आपका काम निकल जाएगा, छोटी ट्यूब से आपका काम निकल जाएगा। ठीक है, पहला समझ में आया होगा, आशा करते हैं कि भी आपको समझ आ गया होगा बिल्कुल, कि भाई जल के स्थान पर पारा क्यों लिया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर, दूसरा फायदा क्या है। दूसरा पारा लेने का दूसरा फायदा आप देखिएगा, पारा वाष्पित नहीं होता है, पारा वाष्पित नहीं होता है, और जल जो है वो जल्दी से वाष्पित हो जाता है। तो इसमें फायदा क्या है देखना। मान लीजिए ये आपका पारा बैरोमीटर है, मरकरी बैरोमीटर है, और यहां पर हमने लिया जल वाला बैरोमीटर। अब इसमें क्या होगा, पारा का जो बैरोमीटर है यहां पर निर्वात बनता था, और निर्वात के कारण इस बिंदु को अगर हम ए माने थे तो ए का जो दाब था वो 0 हो गया था। लेकिन अगर आप जल भर देते हैं तो इसके अंदर आपको वाष्प का छोटा छोटा कण प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो कण है वाष्प के, यह भी एक दाब आरोपित करेगा। तो आपको वायुमंडलीय दाब निकालने से पहले
ये इस वाष्प के द्वारा जो दाब आरोपित किया जा रहा है उसे भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो एक यहां भी आपको कठिनाई का सामना पड़ेगा, आपको एक एक्स्ट्रा कार्य यहां भी करना पड़ेगा कि पहले वाष्प के कणों के द्वारा जो दाब आरोपित हो रहा है उसको निकालिए, तब तो यहां बी पॉइंट का आप दाब निकालेंगे, है कि नहीं। यहां पर सीधा क्या था, ए का दाब 0 था तो बी का दाब रो जी एच के बराबर आ गया था, है कि नहीं। चलिए, तो ये आ गई दूसरी आपका फायदा पारा रखने से। तीसरा फायदा क्या है, तीसरा फायदा, जो पारा होता है, पारा अपारदर्शी और चमकीला होता है, जिससे कि नली के अंदर पाठ्यांक लेने में आसानी होती है। अब ये देखिए हमने क्या बोला, नली के अंदर पाठ्यांक लेने में आसानी होती है। ये जो पारा होता है अपारदर्शी और चमकीला होता है। अब जैसे मान लीजिए आपने बैरोमीटर में पारा भरा और पारा यहां तक आपका आया, और दूसरा मान लीजिए पारा की जगह पे अगर आप जल भरे होते, जल, तो मान लीजिए कुछ यहां तक आपका जल आया। अब ये अपारदर्शी है और चमकीला है, तो आसानी से यहां पर ये कितना पर रुका हुआ है, मतलब अगर इस पर स्केल बना हुआ है तो ये पारा कहां पे जाके रुका हुआ है, आसानी से हमें इसका पाठ्यांक पता कर सकते हैं स्केल की सहायता से। अपारदर्शी एकदम एग्जैक्ट कहां रुका है वो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि ये प्रकाश को आर पार होने नहीं देगा, अपारदर्शी है। लेकिन जल के साथ क्या मजबूरी है, मान लीजिए यहां पर आपका लगा हुआ है स्केल और यहां पे रुका है, तो यहां पर इसकी पाठ्यांक लेने में थोड़ा सा असुविधा होगी, हमें एग्जैक्ट पता ही नहीं चलेगा कि ये कहां पे रुका है, क्योंकि प्रकाश इसे सीधा निकल जाएगी, पारदर्शी होता है जल, है कि नहीं। तो इसके लिए सूक्ष्मदर्शी का यूज करना पड़ेगा एकदम एग्जैक्ट पाठ्यांक लेने के लिए। तो आपको एक यहां भी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा अगर जल बैरोमीटर में रखते हैं तो। अब बैरोमीटर में अगर पारा रखते हैं तो इस कठिनाई से आप बच जाएंगे, आसानी से पाठ्यांक पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इस 3 कारण से, इस 3 फायदा से जो टॉरिसेली था वो बैरोमीटर में पारा द्रव्य का प्रयोग किया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि बैरोमीटर कैसे काम करता है और बैरोमीटर से कैसे हम लोग वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको पॉज करके नोट कीजिएगा और हम आपको यहां बोर्ड पे लिख रहे हैं एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उसको। हो गया, नोट कर लिया और चलिए यहां पर लिखेंगे उदाहरण एनसीईआरटी का 9.3 9.3 एनसीईआरटी का है, और वह भी आपका न्यू बुक, बिल्कुल नया किताब का है जी। जो पुराने वाले किताब से अगर पढ़ रहे हैं तो उनके लिए उदाहरण अलग होगा। हमारे पास जो एनसीईआरटी की किताब है वो बिल्कुल नई वाली है, ठीक है। और नई वाली किताब में उदाहरण नंबर 3.9 को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। देखिए क्या है 3.9, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, समुद्र तल
पर वायुमंडल का घनत्व 1.29 kg पर मीटर क्यूब है। यह मानते हुए कि ऊंचाई के साथ घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोमा ज्ञात कीजिए कि वायुमंडल का विस्तार कितनी ऊंचाई तक है। ये है हम लोग का एग्जाम्पल यानी उदाहरण 9.3। तो आइए पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। समुद्र तल पर वायुमंडल का घनत्व 1.29 kg पर मीटर क्यूब है। यह मानते हुए कि ऊंचाई के साथ घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। ज्ञात कीजिए कि वायुमंडल का विस्तार कितनी ऊंचाई तक है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऊंचाई जा रहे हैं तो वायुमंडल का जो घनत्व बदल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि वायुमंडल का जो घनत्व ऊंचाई के साथ इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। मतलब आप घनत्व को थोड़ा देर के लिए नियत मान सकते हैं, ये क्वेश्चन बोल रही है। दूसरी बात, समुद्र तल पर, कहानी कहां पे हो रहा है जी? समुद्र तल पर। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये हमको बताइए, समुद्र तल पर जो वायुमंडलीय दाब है उसको P0 बोले तो P0 का मान 1.013 गुना 10 की पावर 5 kg पर मीटर क्यूब होगा। बिल्कुल होगा, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरी बात बोल रहा है जो घनत्व है वो 1.29 kg पर मीटर क्यूब। यहां पर देखो जो आपका घनत्व है वो पास्कल में है। पास्कल में, इतना पास्कल होता है, वो केजी पर मीटर क्यूब नहीं, सॉरी गलती से लिखा गया था, ये पास्कल में है। और आपका जो घनत्व है वह इतना केजी पर मीटर क्यूब है। अब हमसे पूछ रहा है कि चलो बताओ कि वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है। मतलब एच का मान हमसे पूछ रहा है और जी का मान हम लोग जानते हैं। जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है कि नहीं। मतलब समुद्र तल पर वायुमंडल का जो दाब है वो इतना हो गया। उसके बाद वायुमंडल का घनत्व दिया हुआ है क्वेश्चन में इतना। वायुमंडल की ऊंचाई पूछ रहा है कितना ऊंचाई तक ये इसका विस्तार हुआ, एच का मान, जी का मान इतना जानते हैं। तो अभी जो हमने बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मेजर करने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग लाए थे वो कितना होता है? P0 बराबर रो जी एच के बराबर, यानी कि P0 बराबर क्या हो जाएगा? रो जी एच। अब जरा यहां से हम लोग H निकाले तो क्या हो जाएगा बाबू? P0 बटा रो इंटू जी होगा। हम लोग यहां से H निकाले तो रो जी आके इधर डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, तो H बराबर हो जाएगा रो इंटू जी। अब वैल्यू रख दिया जाए तो H बराबर 1.013 गुना 10 की पावर 5 हो गया। ये हो गई वायुमंडलीय दाब। ठीक है, ऐसा यूनिट में सारा मान है। ठीक है, अब रो का मान हो जाएगा 1.29 और जी का मान ले लीजिए 9.8। जब इसको आप थोड़ा सा आगे हल करेंगे तो 1.013 और गुना 10 की पावर 5
और जब इनको आप गुना करेंगे मतलब 1.29 गुना 9.8, तो आप गुना करके देखिए ये आएगा 12.642 के बराबर। आप गुना करके देख लीजिए यही आएगा। हम लोग को इसलिए पता होता है, इस एक साल में 4 या 5 बैच हम लोग पढ़ाते हैं, कैलकुलेशन हम लोग को याद हो जाता है। तो आप गुना करके आप देखेंगे तो यही मान आएगा, है कि नहीं। इसके बाद अब देखना यहां से डेसिमल हटाइए, यहां से डेसिमल हटाइए, दशमलव हट जाएगा क्योंकि दशमलव के 3 अंक इधर भी है और दशमलव के बाद 3 अंक नीचे भी है, मतलब ऊपर भी दशमलव का के बाद 3 अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद 3 अंक हट गया। ऊपर हो गया 1013 और गुना 10 की पावर 5 और नीचे हो गया 12,642। ठीक है। अब देखिएगा जब आप इनको भाग देंगे, जब इनको आप भाग देंगे तो ये मान आता है 0.08012। ठीक है। और गुना 10 की पावर 5। ठीक है। अब बताइए जो एच का मान आएगा वो किस में आएगा, ये मीटर में आएगा क्योंकि सभी मान मीटर में है। आपका जो दाब है, सॉरी मीटर बोल रहे हैं, सभी मान एसआई मात्रक में है, दाब पास्कल में एसआई मात्रक में, घनत्व केजी पर मीटर क्यूब एसआई में, एच का मान हमें निकालना है, जी का मान मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अभी एसआई में। तो एच का जो मान आएगा वो किस में आएगा, मीटर में ही आएगा। अब जरा हम क्या करते हैं, इस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या कीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए 0.08012 गुना 10 की पावर 2 गुना 10 की पावर 3 मीटर हो जाएगा। अब 10 की पावर 3 मीटर को हम लोग किलोमीटर बोल सकते हैं और 10 की पावर 2 का मतलब है 100 से जब गुना करेंगे तो ये दशमलव है जो 2 अंक आगे बढ़ जाएगा, 100 से गुना करेंगे दशमलव 2 अंक आगे बढ़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 8.012, 2 दशमलव यहां आ जाएगा 0.812 गुना 10 की पावर 3 मीटर। अब इसको क्या लगभग 8 किलोमीटर नहीं लिखा जा सकता है, इसको 8.012 को लगभग 8 मान लिया और 10 की पावर 3 मीटर को किलोमीटर हो गया। तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर। यानी कि जो वायुमंडल का विस्तार है वह 8 किलोमीटर ऊंचा है। ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। वेरी वेरी थैंक यू।